साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, पूरी तैयारी है कि वो उत्तर प्रदेश जो है, सत्ता पक्ष जो चाहता है कि हमारे हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता ना जाए। विपक्ष में मजबूत समाजवादी पार्टी इस उम्मीद में है कि जो हम 10 साल सत्ता से बाहर हैं, हम कैसे सत्ता में वापसी करें। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला बना करके 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ती है, उसमें उसको एक बड़ा अच्छा नतीजा उसके सामने आता है। अब 27 का चुनाव सामने खड़ा है, समाजवादी पार्टी का वही पीडीए फॉर्मूला है। अखिलेश जी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है और 27 में हमारा फार्मूला पीडीए ही रहेगा। वर्तमान में मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आपको पता है कि 10 विधानसभा की सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के पास 10 की 10 विधानसभा की सीटें हैं आजमगढ़ की। यहीं की एक विधानसभा है मेहनगर, जो सुरक्षित सीट है। मेहनगर समाजवादी पार्टी के खाते में है। वहाँ से पूजा सरोज जो हैं वो वर्तमान विधायक हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष चौधरी मौजूद हैं। इनकी माताजी पूर्व राज्य मंत्री रही हैं और एक बड़ी नेता रही हैं और महिला कल्याण मंत्री भी रही हैं। मेहनगर से इनकी भी दावेदारी है। मेहनगर से नौजवान हैं और इनकी भी दावेदारी इस बात को लेकर के है कि हमें भी वहाँ पर मौका मिलना चाहिए और लगातार पिछले 10 सालों से ये संघर्ष वहाँ पर कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में हैं। आइए समझते हैं इनका क्या फार्मूला है, क्या तैयारी है। अगर पार्टी इनको भरोसा करके इनके ऊपर टिकट देती है इनको, तो क्या इनकी जिम्मेदारी रहेगी, कैसे ये मेहनगर की सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी के खाते में उस सीट को डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आशुतोष चौधरी, आदरणीय श्रीमती विद्या चौधरी जी का मैं पुत्र हूँ। हमारी विधानसभा है मेहनगर विधानसभा, जहाँ से मैं अपनी मदर के साथ लगातार उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। जो भी उस क्षेत्र में हमारी मदर ने एक सपना बनाया था कि मेहनगर विधानसभा इस सबसे अच्छी विधानसभा हो, उसी सपनों को लेकर के मैं भी उस क्षेत्र में लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अपने मदर के सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फार्मूला है, क्या तैयारी है वहाँ पर? इस बार हम लोग फार्मूला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारे अनुसूचित जाति की वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 1 लाख। और उसके बाद हमारे यादव समाज हैं, बैकवर्ड समाज लोग, सभी लोग हैं। तो हम लोग की तैयारी बहुत मजबूती से है, बूथ स्तर तक बहुत मजबूती से है। और हालांकि हमारी मदर 35 साल वहाँ राजनीति की हैं, तो वहाँ अच्छा खासा हम लोग का एक है वहाँ पे अपना, जहाँ पे हम लोग फिर से वो सीट समाजवादी खाते में डाले जाए। अच्छा, आपकी मम्मी वहाँ पर मतलब अगर बात की जाए कि मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो वो जिला लेवल से राजनीति की उन्होंने, एकदम छोटे स्तर से जो कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति करते हुए वो बसपा की सरकार में मंत्री भी बनी। वो उसके बाद जो वहाँ की पृष्ठभूमि है, वहाँ के जो लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, उन लोगों में कैसा रिस्पांस है आपको लेकर के? हमारी मदर देखिए सन 90 से बहुजन समाज पार्टी से राजनीति स्टार्ट की, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं। उसके बाद जब सरकार बनी तो कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर ही बनाई गई थी। लगातार उनका संघर्ष रहा। मानी बहन जी ने 96 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, कुछ ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2002 में हमने शानदार जीत दर्ज की। फिर 2007 में जीत दर्ज की। हमारी मदर महिला कल्याण मंत्री भी रहीं। तो मेहनगर विधानसभा के सभी लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमारी मदर को बहुत आशीर्वाद दिया। उतने ही आशीर्वाद से मेहनगर को आगे भी बढ़ाने का काम किया। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात करें, पीडीए का फार्मूला हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फार्मूला है पीडीए। जो पीड़ित है वही पीडीए है, लेकिन हर समाज को लेकर के हम लोग लेके चलने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो है 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश भैया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम सब ने प्रण लिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि अब भाजपा जो है महिलाओं के खाते में कुछ पैसे भेजने की तैयारी कर रही है, जैसे बिहार में भेजा गया था।
देखिए, भाजपा का तो हम लोग जो अपना अनुभव जो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग तो बहुत बड़ा दोषी इसमें है, जो साथ देती है भाजपा का, क्योंकि हम जो सच है वो सच हम कहना चाहते हैं। वो साथ देती है बीजेपी का पूरी तरीके से। और इस बार 27 में भी देखिए, मैं अपनी जनता से ये कहना चाहूँगा कि पैसे के चक्कर में ना आए, अपने हक और अधिकार के लिए आदरणीय अखिलेश जैसे से मुख्यमंत्री बनाएं और अपना हक अधिकार लें। ये पैसे का चक्कर ज़्यादा देने, क्योंकि पैसा देती है और आप ही के ऊपर टैक्स ज़्यादा आपके ऊपर लगा करके वसूल भी लेती है। लगातार सोशल मीडिया पर कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। जाति खत्म हो तो हम लोग भी देखिए पक्ष में हैं कि अगर आरक्षण खत्म हो तो पहले जाति तो खत्म हो, पहले जाति खत्म है तो आरक्षण तो अपने आप नहीं रहेगा। लेकिन अगर जब तक हम लोग को भागीदारी नहीं मिलेगी, अभी भी हमारे जगह देखिए ऊपर लगता है कि आरक्षण का बहुत फ़ायदा है, लेकिन जब डाउन टू अर्थ जब देखेंगे तो आरक्षण का बहुत बड़ा मतलब है। अभी भी गरीब तबके के, नीचे तबके का आदमी जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, उसका हक और अधिकार छीन लिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने हक और अधिकार के लिए 27 में हम लोग सरकार बदला जाए, परिवर्तन लाया जाए, और इस बार परिवर्तन की राजनीति होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से छात्र संघ जो चुनाव हैं वो नहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्योंकि जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है, जो विश्वविद्यालय में राजनीति होती है, वो नर्सरी होती है। वहाँ से तमाम जो लोग हैं वो निकल के आए और आगे चल के उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक बनने का काम किया है। देखिए, छात्र संघ के बहाल में मैं भी पक्ष में हूँ, लेकिन उसमें मेरा बस एक सुझाव रहता है कि छात्र संघ का जो भी चुनाव हो वो कैंपस के अंदर हो और अनुशासन ढंग से हो। क्योंकि जब बाहर वो निकलते हैं तो वो फिर बाहर जो दुकानदारों में भय की स्थिति आती है, आम जनमानस को दिक्कतें होने लगती है। तो जैसे प्रधान का जब चुनाव होता है वो एक गांव का प्रचार करता है, विधायक का चुनाव तो एक विधानसभा का करता है, सांसद का तो जो दायरे हो उस दायरे में सबका एक दायरा हो, उस दायरे में सबके चुनाव होने चाहिए। तो मैं भी चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो और एक से एक छात्र आगे निकल के राजनीति करें, क्योंकि अच्छे छात्रों की ज़रूरत है। जिस हिसाब से राजनीति चल रही भारत में, जो जेनजी इस बार आ गया है, तो मैं चाहूँगा युवाओं में जो एक सोच, एक अच्छी नई सोच जो आई इस बार राजनीति में, ये बहुत परिवर्तन है इस बार लाएगा राजनीति में, और भारत आगे बढ़ने का काम करेगा। ये युवा ही आगे लेके जाएगा। अच्छा, वही मेरा एक सवाल है आपसे। आमतौर पे देखा जाता है कि जो नए लड़के हैं वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि राजनीति सब लोग नहीं करते हैं। मतलब आजकल के दौर में जिस तरह से आंदोलन जेनजी कर रहा है, कोई भी अपने हक अधिकार को लेकर के वो आंदोलन कर रहा है, वो मांग कर रहा है, सवाल से सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इसकी क्या भविष्य है और राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो छात्र हैं वो राजनीति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जब उनको हम लोग जो राजनीति का पहला पायदान पे हम लोग नहीं बताया जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अंदर से वो कैसे अपने आप को कैसे बताएंगे कि हम राजनीति करना चाहते हैं? वो तो जब उनको छात्र संघ जब बहाल होगा, जब वो छात्र से स्टार्ट करे, अब छात्र जीवन से अपनी जब छात्र राजनीति चालू करेगा तो मेरे ख्याल से तो वो देश की भी राजनीति कर ले जाएगा। ये जो बच्चे सवाल पूछ रहे सरकार से, जो सरकार कहती थी कि हमारे पास इस्तीफे नहीं होते हैं, इस्तीफा ले लिया इन्होंने, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग गफलत में थे कि जेनजी जो है कि छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अब वो युवा नहीं रहा, अब युवा बहुत आगे निकल चुका है और इन लोगों को हर एक चीज़ का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो इन्होंने राम मंदिर से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के युवाओं को जो भविष्य खराब किया है, जो आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसका जवाब इस सरकार को देना होगा। भाजपा राम मंदिर के नाम पे वोट मांग पाएगी? अब क्या मांगेगी? अब तो राम मंदिर का चोरी करे जिस हिसाब से, अगर ये राम मंदिर में चोरी करे तो उस हिसाब से मुझको लग रहा है ये हर मंदिरों में चोरी काम करते होंगे। जब इतने बड़े राम मंदिर का खुलासा हो जिसको प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रपति जी तो नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बनाया। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आखिर राम मंदिर में राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो आदिवासी समाज से थी, दलित समाज से थी? क्या उनका हक अधिकार नहीं था? बाबा साहब ने वो एक जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से राष्ट्रपति जी का इनको मान और सम्मान रखना चाहिए था। अगर राष्ट्रपति जी उस राम मंदिर में अपना कदम रखती तो एक बहुत बड़ी बात होती।
लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाया गया है आज। राज्यपाल जी रहे, मुख्यमंत्री जी रहे, प्रधानमंत्री जी थे, तो राष्ट्रपति जी क्यों नहीं बुलाया गया क्या? जब राज्यपाल जी आ सकते थे तो राष्ट्रपति जी, उनका तो वो तो सर्व भारत के प्रथम वो हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका तो प्रथम नागरिक हैं। तो ये चीज़ बीजेपी के लिए पछता नहीं है कि समाज जो है उससे फ़ायदा लेने के लिए सिर्फ चुनाव तक फ़ायदा उनसे लें, बाकी उसके बाद जो है ज़रूरत नहीं, उनको सीढ़ी का पायदान बना करके उनसे फ़ायदा लेते हैं, अपना काम निकालते हैं। आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी की कहें या समाजवादियों की धरती रही है। वर्तमान में आपके 2 लोकसभा के सांसद हों या 10 विधायक हों वो समाजवादी पार्टी के हैं। 27 में क्या 10 की 10 सीटें फिर समाजवादी पार्टी खाते में? बिल्कुल, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल पूर्ण रूप से जिस हिसाब से 2024 का टिकट उन्होंने बांटा है, जिस हिसाब से देश की तीसरी पार्टी बन के निकली है, उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम पूरे समाज को पूर्ण रूप से विश्वास है पीडीए के आधार पर इस बार टिकट का वितरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। जो जीतने लायक कैंडिडेट रहेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिल करके यही हम लोग का प्रण रहेगा, यही हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ आशुतोष चौधरी मौजूद थे, मेहनगर से समाजवादी पार्टी के ये भी संभावित उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी की धरती रही है, और जिस तरह से पीडीए के फॉर्मूले के तहत अखिलेश जी इस बार टिकट देने का लगातार बात करते हैं कि पीडीए का ही जो फार्मूला वही अपनाया जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार आजमगढ़ की 10 की 10 या पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को कितनी बढ़त मिलती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।